एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। वर्तमान परिवेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक व सामाजिक चिंतक डॉक्टर धर्मवीर चंदेल। किस प्रकार वर्तमान परिवेश में राजनीतिक स्तर कहां से कहां तक पहुंच गया है, कई अहम पहलुओं पर देखिए आरसी गौड़ और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर चंदेल के साथ खास चर्चा के अंश। नमस्कार, मैं आरसी गौड़ न्यूज के एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा में आए हैं डॉक्टर धर्मवीर चंदेल। डॉक्टर धर्मवीर चंदेल सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और लेखक भी हैं। इन्होंने लगभग 1 दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन और संपादन किया है, जो ऑनलाइन भी उपलब्ध हो सकती है। इनसे चर्चा करते हैं राजनीति का स्तर और राजनीति के साथ साथ समाज का स्तर किस प्रकार से 2021 तक जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, इस विषय पर इनका जो चिंतन है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए वरिष्ठ पत्रकार चंदेल साहब से बात करते हैं। नमस्कार चंदेल साहब, जो राजनीतिक जो प्रत्येक दशक में जो बदलाव आया है, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? आपको कहां से कैसा स्तर बदलाव, कौन से दशक में क्या है? हमें देखते हैं कि भारत को आजाद हुए करीब 7 दशक से हुए हैं और इस विकास यात्रा में पूरे समाज में परिवर्तन आया है। न सिर्फ समाज में परिवर्तन आया है, बल्कि देश और दुनिया में आमूलचूल परिवर्तन हमें दिखाई पड़ते हैं। और 1991 में जो वैश्वीकरण की झलक भारत के साथ जो पूरी दुनिया ने देखी है, उस झलक के बाद गांव में, ढाणियों में भी परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि समाज में भी काफी कुछ गिरावट आई है। इसके लिए जिम्मेदार हम सब हैं। हमें स्वीकार करना होगा कि समाज में गिरावट के लिए केवल वो लोग दोषी नहीं हैं जो समाज की मान्य परंपराओं को तोड़ रहे हैं, बल्कि जिम्मेदार वो लोग हैं जो उन परंपराओं के नाम पर, उन विसंगतियों के नाम पर, उन कुप्रथाओं के नाम पर जकड़न बनाकर बैठे हैं। ऐसे में हमें देखते हैं कि समाज के लिए गिरावट एक ऐसा शब्द हो गया है जिसे हर समाजशास्त्री अपने नए व्याकरण के साथ प्रस्तुत करता है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय समाज भी कहीं ना कहीं पश्चिम से प्रभावित है। यदि आज पति पत्नी के बीच झगड़े हैं, पिता पुत्र के बीच झगड़े हैं, सास व बहू के बीच झगड़े हैं, या फिर माता व पुत्र के बीच झगड़े हैं, तो ये झगड़े ऐसे हैं जो भारतीय समाज में पहले भी होते रहे हैं। लेकिन जो एक तलाक शब्द आया है, जो साथ नहीं रहने का जो फलसफा समाज में आया है, ये पश्चिम की देन है। मैं इस बात को मानता हूं कि भारत में लोग बरसों से साथ रहते थे, पति पत्नी, और आपसी उनका जीवन भर का नाता रहता था और ये माना जाता था कि इनका 7 जन्मों का संबंध है। लेकिन पश्चिम की बहार से, पश्चिम की बयार से जो पति पत्नी के बीच रिश्तों में जो दरार आई है, उसी का परिणाम है कि परिवार टूट रहे हैं। उसी का परिणाम है कि न्यूक्लियर फैमिलियों का जन्म हो रहा है, एकल फैमिली समाज में बढ़ रही है। जबकि पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही मैं कहूंगा कि राजनीति में भी पतन हमें दिखाई पड़ता है। ये गांधी अंबेडकर का देश है, सरदार पटेल व नेहरू का देश है। जब इस देश की तामीर की गई थी तो यह सोचा गया था कि खुशहाल देश होगा। जहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब देश का संविधान बन रहा था, उस समय यह तय हुआ कि आप कौन सी व्यवस्था लेंगे,
संविधान निर्माताओं ने कहा कि हमें डेमोक्रेसी पसंद है। दुनिया के विद्वानों ने कहा कि जो हिंदुस्तान अनपढ़ देश है, सपेरों का देश है, जहां अशिक्षा का साम्राज्य है, गरीबी का साम्राज्य है, साक्षर लोगों की संख्या बहुत कम है, ये क्या अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर पाएंगे? लेकिन आज हम देखते हैं कि हमने हमारे प्रतिनिधियों का चुनाव किया है। ग्राम पंचायत से लेकर जो हमारा सबसे ऊंची पंचायत है, पार्लियामेंट तक के लोगों का हम चुनाव करते हैं। और एक बात और कहकर अपनी बात को मैं रोकूंगा कि दुनिया में जब भारत आजाद हुआ तो दुनिया के अन्य देशों को भी आजादी मिली, लेकिन भारत का संविधान इतना अच्छा संविधान था, इतना मजबूत संविधान था कि भारत निरंतर लोकतंत्र की इस विकास यात्रा में अपने परचम को लहराता हुआ आगे बढ़ता रहा। बल्कि दुनिया में जो क्रांति हुई वो देश आज कहां है? पाकिस्तान की क्या स्थिति है हम देख सकते हैं, अफगानिस्तान की क्या स्थिति है, बांग्लादेश की क्या स्थिति है। तो ऐसे में इस विकास यात्रा में खामियां कमियां काफी रही हैं, लेकिन संविधान की बदौलत हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, विकास के नए आयाम हम तय कर रहे हैं। और जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जिसे गांधी कहते हैं कि उसको पंक्ति में जो सबसे अंतिम है, उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जी, सब्जेक्ट ये है कि आपने कहा था कि ये देश गांधी का है, ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। उन्होंने सपने बनाए थे कि हम रहें या नहीं रहें, लेकिन इस देश की नींव ऐसी रख के जाए ताकि आने वाले समय का मानव, आने वाले समय का समाज, आने वाले समय का राजनीतिक राजनेता जो समाज सेवा का बात करके जो लोगों के बीच में से आता है और लोगों के बीच में उस समाज सेवक बन के आता है। लेकिन क्या वर्तमान परिवेश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर में वो है जो उन्होंने नींव रखी थी? आपका बहुत अच्छा सवाल है। जब हम 1942 को देखते हैं, जब गांधी ने करो मरो का नारा दिया था, तो लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना सड़क से बाहर आ गए थे, घर बार छोड़ दिया था। उनको लगा था कि तो आजादी लेंगे या अपने प्राण मां भारती के चरणों में समर्पित कर देंगे। गांधी के एक आह्वान पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। यह देश वो दौर भी हमने देखा है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य को सुनकर देश के हजारों लोग, युवाओं ने अपने प्राणों को देने के लिए सुभाष बाबू के कदमों से कदम मिला दिए थे। फिर हम देखते हैं कि जब देश में आपातकाल लगा, तब भी देश के असंख्य लोगों ने आपातकाल को समाप्त कराने के लिए, लोकतंत्र के दीपक को जलायमान रखने के लिए प्रयास किए। लेकिन अब देखते हैं कि जो राजनीति का जो परिदृश्य बना है, उस परिदृश्य से जो आम व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं ठगा गया है, उसका मोहभंग हुआ है। इसका अर्थ कदापि नहीं है कि उसका मोहभंग लोकतंत्र से हुआ है। उसको लगता है, जो कॉमन मैन है, कि जो शासन में जो लोग हैं, जो वादे वो लोग कर रहे हैं, उन वादों को कितना फलितार्थ वो लोग कर रहे हैं, उससे उनको लगता है कि हम चले गए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि काफी कुछ होने के बावजूद देश में लोकतंत्र समर्थकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। और यह सही है कि राजनेताओं का मूल्यों का ह्रास हुआ है, क्योंकि समाज ये देखता है कि जो हमारे आइडियल पर्सन हैं, ये पॉलिटिकल लोग हैं। जब पॉलिटिकल लोग ही भ्रष्टाचार में, व्यभिचार में लिप्त पाए जाते हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि हम किसे आइडियल माने। क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा कि गांधी नेहरू का ये देश है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल ने इसकी तामीर की है। तो मुझे लगता है कि आज जो मोहभंग की स्थिति है, तो उसके लिए जो हमारी तरुणाई है, जो हमारे नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, उसको भी अब
राजनीति की ओर कदम बढ़ाने चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन एक बात और कहूंगा मैं कि 1991 के बाद से मैं निरंतर देख रहा हूं कि जो युवा है उसका राजनीति से कहीं सरोकार नहीं है। वो कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड हो गया है। उसको लगता है कि राजनीति में 15 साल खराब होंगे, क्या पता सफलता मिले या नहीं मिले। जबकि वो जॉब के प्रति आकर्षित होने के कारण पढ़ाई के साथ ही वो जॉब की ओर आकर्षित होता है और सोचता है कि नौकरी लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। इस फलसफे के कारण कहीं ना कहीं राजनीति में भी अच्छे लोग नहीं आ पा रहे हैं। चंदर साहब, मैं अपनी बात ये रखना चाहूंगा और इस विषय पे भी आपका फोकस चाहूंगा, ध्यान भी चाहूंगा कि गांधी, नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की जो धरती है, जिन्होंने इस देश की जनता के लिए जो अपने विचार जो मंथन किए थे, जो नींव रखना चाह रहे थे, वो इस देश में आज तक के 70 साल या 70 साल गुजरने के बाद में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें मुझे एक राज्य जो लगा है, जहां जो मुझे ये दिखा कि ये वास्तव में गांधी, नेहरू और भगत सिंह या सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो विचारों का, जो सपनों का जो देश है, इसको बनाने के लिए सन 1957 में जो केरल का जो एकीकरण हुआ था और वहां के पहले मुख्यमंत्री निमुंद्री पाठ थे और सन 1957 में 2 बिल लाए, कंपलसरी एजुकेशन एक्ट और समान भूमि वितरण बिल। आज केरल में निमुंद्री पाठ ने, मैं किसी पार्टी की छवि गिराना या बढ़ाने से संबंध नहीं रख रहा, वैसे यह है कि गांधी, नेहरू के विचारों का जो भारत था, आर्टिकल 45 में ये लिखा है कि आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद में, लागू होने के 10 साल के बाद में एजुकेशन को अनिवार्य करना अनिवार्य है, जरूरी है। लेकिन इन जो राजनेताओं की इच्छा शक्ति नहीं थी, ये चाहते हैं कि भिखारी भिखारी बना रहे और मजदूर मजदूर बना रहे। ये जागरूक नहीं होने चाहिए। यदि ये जो जागरूक हो गए तो ये हमारे चेहरे की नकाब को उतार देंगे। इसलिए निमुंद्री पाठ ने जो 1957 में कंपलसरी एजुकेशन एक्ट विधेयक लाके और जो कानून पारित किया था, आज 2021 में उस एक्ट की ताकत ये कि संपूर्ण 2900 राज्यों में एकमात्र केरल राज्य है जहां 100% साक्षर और शिक्षित है। दूसरा वैसे कि सबको भूमि समान दी गई थी। क्या उस निमुंद्री पाठ की योजनाओं को देखकर भारत की जो सरकारें बनी है या वर्तमान जो सरकार है या अन्य राज्यों की जो सरकार हो, चाहे सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी या भाजपा, कांग्रेस, जितनी भी सरकारें हैं, क्या इस तरह से जो भारत का जो असली परिदृश्य है, जो उभर के आना था, वो 70 साल में आज तक नहीं आ पाया? इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अपन ये कहें कि 70 सालों में देश ने विकास नहीं किया तो मैं मानूंगा कि हम कहीं ना कहीं उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को भारत बनाया है। जब हम आजाद हुए, विकास, मैं आऊंगा उस बिंदु पर आऊंगा। जब हम आजाद हुए तो उसमें हिंदुस्तान एक सुई नहीं बना पाता था, सब चीजें आयात होती थी। आज हम देखते हैं कि निर्यात के मामले में भी भारत दुनिया में अपना एक मुकाम रखता है और ये मुकाम शुरू से तय हो गया था। तो देश को आजादी मिली, उसके बाद जब जीडीपी पर चर्चा होने लगी, डॉक्टर अम्बेडकर जी की सलाह पर, उनके सुझाव पर योजना आयोग का गठन हुआ और उसके बाद देश का प्लानिंग बनने लगा कि 5 साल में क्या होगा, किस तरह होगा। तो उसका धीरे धीरे विकास यात्रा करते हुए हम 2021 तक आए और इस विकास यात्रा में हम देखते हैं कि आपने जिस कम्युनिस्ट नेता का नाम लिया है, उनका बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है। वो एक जिन्होंने एक ऐसा कार्य किया है जो अन्य सरकारें इसको करने में विफल साबित हुई। तो मुझे लगता है कि शिक्षा प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होना चाहिए। ये तो हमारे उसी जो मूल अधिकार है उसी में शामिल होना चाहिए। मैं तो इस बात का समर्थक हूं कि संविधान निर्माताओं ने इस पे विचार किया होगा कि जैसे स्वतंत्रता, समानता, धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन शिक्षा से व्यक्ति का न सिर्फ
स्वयं का विकास होता है, बल्कि उसका चहुमुखी विकास होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा इस समाज को जानने का माध्यम नहीं है, शिक्षा इस समाज को बदलने का सबसे बड़ा उपकरण भी है। यदि शिक्षा है तो आप इस समाज को बदल सकते हैं। लगता है कि राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं उनको ये देखना चाहिए कि हम ऐसी क्या माइलस्टोन तय करें जिससे आने वाली पीढ़ियां हमें याद रखें। एक बात मैं कहूंगा कि बिहार के एक मुख्यमंत्री रहे हैं, बहुत गरीब मुख्यमंत्री थे, और जो भी बिहार में आज चीफ मिनिस्टर बनता है वो उनको याद करता है और ये कहता है कि हम कर्पूरी ठाकुर के सपनों का बिहार बनाना चाहते हैं। आखिर आज उनको गुजरे करीब 30 वर्ष हो गए, हम आज उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनकी प्रासंगिकता पर विचार कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने जो भी दर्शन दिया, जो भी कार्य किया, वो समाज के अंतिम व्यक्ति को ध्यान में रखकर किया। उन्होंने ध्यान में रखा कि जो ST SC का जो रिजर्वेशन है वो तो संविधान में व्यवस्था हो गई, लेकिन जो OBC जातियां हैं, जो अन्य समाज की अन्य जातियां हैं, जिनके पास उत्पादन और वितरण के साधन नहीं है, उनकी चिंता कौन करेगा? कई ऐसी जातियां हैं जो छोटी छोटी जातियां हैं, जिनका सामूहिकता नहीं है, जिनकी स्ट्रेंथ ऑफ पावर कमजोर है, तो उनको रिजर्वेशन दिया। किसने दिया? कर्पूरी ठाकुर ने दिया, और देश का पहला राज्य बना जिसमें OBC को रिजर्वेशन दिया गया। और उसके बाद VP सिंह जी ने पूरे देश में OBC का गठन कर जो किया गया वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आज के जो राजनेता हैं उनको भी ऐसे कार्य करने चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां उनका सम्मान से नाम ले कि ये जो योजना है ये उन्होंने शुरू की। हम देखते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने, उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन था, अंत्योदय, समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय करना, उस अंत्योदय योजना को जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसको लागू किया, और राजस्थान पहला राज्य बना जहां पर अंत्योदय योजना लागू हुई। और उसके बाद देश के अन्य राज्यों ने उसको एक आदर्श के रूप में अपनाया। जो लोग समाज जीवन में अपना जीवन गुजारते हैं, यदि उनको मौका मिले तो उनको ऐसे काम जरूर करने चाहिए जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत मिल सके, समाज के वंचित व्यक्ति को मुख्य धारा में आने का अवसर मिल सके। यदि ये कार्य नहीं हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि उन्होंने भी फौरी तौर पर उस कार्य का सिर्फ निर्वाह किया है। कुछ वो आमूलचूल जो रेडिकल जो चेंजेस थे वो हो नहीं पाए, वो कर नहीं पाए, उसमें वो दक्ष नहीं थे, ये मेरा मानना है। राजनीति में जो परिवारवाद का जो कब्जा हुआ है, क्या इससे राजनीति में स्तर पे गिरावट नहीं आ रही है? मैं आपका बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और परिवारवाद इस देश में एक नासूर के रूप में पनप गया है। क्योंकि मुझे ध्यान आता है जब पंडित जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके जीवन काल में ही 59 में इंदिरा जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया था। तो सवाल उठता है कि जब पंडित जी जीवित थे तो इंदिरा जी को उसी समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, अर्थात क्या इंदिरा जी से अधिक योग्य उस समय लोग नहीं थे जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता था? यदि इस ऐसे कई उदाहरण हैं, हम ये कहें कि आज अमुक पार्टी इस बुराई से मुक्त है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पार्टी या दल ऐसा है जिसमें परिवारवाद की बुराई नहीं है। हमें देखते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं जहां तीसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री है, कई राज्य ऐसे हैं दूसरी पीढ़ी मुख्यमंत्री है, पूरे के पूरे परिवार राजनीति में सक्रिय हैं। इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि समाज सेवा को मैं प्रतिबंधित कर रहा हूं, समाज सेवा को मैं संकुचित कर रहा हूं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि राजनीति को प्रोफेशनलिज्म ना बनाया जाए। भारत में राजनीति कभी प्रोफेशनल नहीं रही है, भारत में राजनीति सेवा का माध्यम है। आज भी जब मैं कई लोगों के बायोडाटा देखता हूं, चूंकि पत्रकार हूं तो लोग बायोडाटा देखते हैं कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें लोग लिखते हैं कि व्यवसाय क्या करते हैं, तो लिखते हैं राजनीति, अर्थात राजनीति व्यवसाय हो गया है। जब राजनीति व्यवसाय हो जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर लोग समाज सेवा आज गौण है और राजनीति व्यवसाय है। जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति भारत में सेवा है,
एक वाक्य है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का। वो कहते हैं कि जब मैं सोया तो मुझे सपना आया। और सपना आया कि सपना क्या आया? सपना आया कि जीवन आनंद है, जीवन आनंद है। जब मैं उठा तो मुझे लगा कि जीवन सेवा है। जो जीवन भगवान ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ये सेवा के लिए दिया है। और जब मैंने सेवा की तो मुझे लगा कि सेवा ही आनंद है। अर्थात आज सेवा करके आनंद नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके इस बहुचर्चित चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि सेवा ही आनंद है। इस दर्शन को वापस पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है। और साथ ही जो राजनीति को जिन लोगों ने व्यवसायीकरण किया है, जो व्यवसायीकरण करना चाहते हैं, उनको भी जरा रुक कर टहल कर सोचने की आवश्यकता है कि भारत में राजनीति व्यवसाय नहीं रही है, एक सेवा है। सेवा